हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से 2022 साइंस के कुछ पेपर हम पहले कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अब हम कर रहे हैं 2021 के साइंस के पेपर सॉल्यूशन, और आज हम करेंगे 23 दिसंबर 2021 के साइंस के पेपर का सॉल्यूशन। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें? किसी मरीज का पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया गया, निम्न में से कौन सी आहार संबंधी सलाह उसके लिए मददगार होगी। यानी कोई मरीज है, उसका क्या किया गया है? पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया गया है। अब उस मरीज को क्या करना है, क्या नहीं करना, डॉक्टर उसको क्या सलाह देगा, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि उसको किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए, या उसमें कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए, वसा, प्रोटीन, विटामिन, किस प्रकार का भोजन उसको लेना चाहिए और किस प्रकार का भोजन उसको नहीं लेना चाहिए, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसमें क्या होता है, जो पित्ताशय जिसको क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलते हैं, वो अगर निकाल देंगे तो हमें किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए, वो है वसा युक्त भोजन। यानी ऑयली फूड हमें कम से कम लेना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि पित्ताशय हमारा निकाल दिया गया है, पित्ताशय निकाल दिया गया है, तो अब उस मरीज का पित्ताशय तो है नहीं उसके पास में, तो यकृत द्वारा जो पित्त रस का स्त्राव किया जाता है वो पित्ताशय में इकट्ठा होता है, और जो पित्त रस है वो वसा युक्त भोजन को पचाने में हेल्प करता है। ठीक है। अब पित्ताशय है नहीं, तो जो यकृत द्वारा पित्त रस का स्त्राव होगा वो कहाँ इकट्ठा होगा? नहीं होगा। इकट्ठा नहीं होगा तो जो ऑयली फूड है, वसा युक्त जो भोजन है, उसको पचा हम नहीं सकेंगे, तो क्या होगा? एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ठीक है। तो क्या है, जो वसायुक्त भोजन है वो उस मरीज को नहीं लेना चाहिए। ऑयली फूड कम से कम लेगा वो, तो वो उसका जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, वो सही रहेगा। ये सलाह डॉक्टर उसको देगा। तो पहला ऑप्शन क्या? उच्च प्रोटीन आहार से बचे। प्रोटीन तो हमें चाहिए, क्योंकि प्रोटीन हमारे ग्रोथ के लिए आवश्यक है। जो कार्बोहाइड्रेट और जो वसा है वो एनर्जी गिविंग फूड है। ठीक है। इनसे हमें एनर्जी मिलती है, काम करने की हमारी जो क्षमता है उस अकॉर्डिंग हम ये भोजन लेते हैं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? भोजन में नमक की अधिक मात्रा से बचो। तीसरा है उच्च वसायुक्त आहार से बचो। तो यही हमने किया है कि ऑयली फूड उसको कम से कम लेना है, क्योंकि यकृत ज्वार जो पित्तरस का स्त्राव किया जब वो पित्ताशय में इकट्ठा होता है, वो अब उसके पास है नहीं, तो वो इकट्ठा नहीं होगा। और जो ये पित्तरस है वो वसायुक्त भोजन को क्या करता है? पचाने में हेल्प करता है। तो अब पित्तरस नहीं है तो वसायुक्त भोजन पचेगा नहीं, पचेगा नहीं तो शरीर में प्रॉब्लम होगी। तो उसको उच्च वसायुक्त आहार से बचना है, ये डॉक्टर उसको सलाह देगा। यानी सी ऑप्शन राइट रहेगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। ठीक है। अब है हमारे पास में सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से विटामिनों के उस सेट की पहचान करो जो यकृत भंडारित रहते हैं और हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकता नहीं है। यानी कुछ विटामिन ऐसे हैं जिनको हम हमें हर रोज नहीं चाहिए, वो हमें जब जरूरत होती है शरीर को, या कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे लड़ने के लिए हमें चाहिए, तब उनको यकृत भंडार यकृत के अंदर वो भंडारित है, यानी सुरक्षित है, वो वहां पे स्टोर कर रखे हैं। जब जरूरत होगी तो यकृत उनको दे देगा और हमारा शरीर उनका उपयोग कर लेगा। वो विटामिन हमें बताने हैं। तो विटामिन आपको पता है हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो हमारा रेटिनोल होता है। क्या होता है? रेटिनोल होता है। ठीक है। अब विटामिन जो बी होता है वो एक कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है। ऐसा क्यों कॉम्प्लेक्स क्या है? क्योंकि विटामिन बी है वो V1 होता है, V2 भी होता है, V3, V5, V7, 9 और 12 इन रूप में पाया जाता है, इसलिए उसको एक पूरा कॉम्प्लेक्स बोलती है। विटामिन ए एक ही रूप में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक रेटिनोल होता है। और विटामिन ए की कमी से जो बीमारी, जो रोग होम डिजीज होती है, वो क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस भी बोल सकते हैं, दृष्टिहीनता भी बोलते हैं, और हिंदी में रतौंधी भी बोलते हैं इसको। तो हमें विटामिन ए युक्त हम भोजन जो है वो अगर सही मात्रा में लेंगे, जितनी हमें जरूरत है, तो हम इस रोग से बच सकते हैं। अब बी एक कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है।
बी कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है, इसकी कमी से जो बीमारी होती है, डिजीज होती है, वो बेरी बेरी बोलते हैं। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हमें जो विटामिन बी से भरपूर खाना है, अगर वो खाएंगे तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्क्र्वी रोग होता है। इसका जो रासायनिक नाम है वो एक एसिड के रूप में है, एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। अगर परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे विटामिन का नाम बताओ जो एसिड जैसा, यानी उसका जो रासायनिक नाम है वो एसिड से, ठीक है, तो विटामिन सी आएगा हमारा। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसकी कमी से स्क्र्वी रोग होता है। और ये विटामिन जो सी है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। स्क्र्वी क्या होता है, जो हमारे मसूड़ों से खून निकलता है उसको हम स्क्र्वी बोलते हैं। इसके बचने के लिए हमें खट्टे फल यानी खट्टे चीजों का सेवन करना चाहिए, तो हमारे अंदर विटामिन सी आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए जरूरी होता है। जैसे हम बोलते हैं कि सूर्य के प्रकाश में बैठे हैं तो विटामिन डी ले रहे हैं, यानी सन की लाइट में क्या है, विटामिन डी है। इसीलिए ये किसके लिए जरूरी है, हमारी हड्डियों के लिए जरूरी है। इससे जो हमारी हड्डियां हैं वो अगर कम होगा तो हड्डियां कमजोर हो जाएगी, और अगर सही मात्रा में है हमारे शरीर के अंदर तो हमारी हड्डियों में जो मजबूती होनी चाहिए वो बनी रहेगी। विटामिन ई हमारी जनन क्षमता को प्रभावित करता है। विटामिन जो ई रहता है वो जनन क्षमता से संबंधित है। ठीक है, और विटामिन जो के रहता है हमारा, वो क्या होता है, विटामिन के इससे अगर कमी है तो जो हमारे चोट वगैरह लग जाती है, खून निकलता है, तो खून कुछ टाइम के बाद में वहीं पे गाढ़ा गाढ़ा यानी इकट्ठा हो जाता है, जिसे थक्का बनना कहते हैं। अगर ये कम है विटामिन के हमारे अंदर तो क्या है, वो थक्का नहीं बनेगा, खून बहता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, अगर विटामिन के हमारे अंदर सही मात्रा में है हमारे शरीर के अंदर तो खून कुछ टाइम बाद अपने आप रुक जाता है, रक्त का थक्का अपने आप बन जाएगा। तो विटामिन के हो गया। अब जो विटामिन बी और जो सी रहते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, जल में घुलन, क्योंकि नींबू का रस आपने देखा होगा जल में घुल जाता है, तो ये इससे आप याद रख सकते हैं कि जो विटामिन बी और सी है वो जल में घुलनशील विटामिन है। अब बच गया हमारा विटामिन ए, डी, ई और के। ये क्या है, ये वसा में घुलनशील क्या है, विटामिन है। कौन सी विटामिन है ये, वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि निम्न में से विटामिनों के उस सेट की पहचान करो जो यकृत भंडारित रहते हैं, यानी यकृत के अंदर क्या रहते हैं, लीवर के अंदर वो स्टोर रहते हैं। उन विटामिनों की हमें पहचान करनी है। उनकी हमें हर रोज मतलब दैनिक आवश्यकता नहीं है, पर उनकी आवश्यकता होती है, वो विटामिन हमें बताने हैं। तो विटामिन ए है, डी है, ई है और के है। वो विटामिन कौन से हैं, ए, डी, ई और के हैं, वो यकृत भंडारित विटामिन है। दैनिक आवश्यकता इनकी नहीं होती, पाचन के दौरान स्रावित पित्त इन्हें अवशोषित करने के लिए आवश्यक है। यानी इनको अवशोषित करने के लिए क्या, पाचन के दौरान जो पित्त स्रावित होता है वो इनको क्या करता है, अवशोषित करता है। जो ये विटामिन हमारे क्या है, ए, डी, ई और के। ठीक है, शरीर इनका उपयोग कर सके, अवशोषित करेगा तभी तो शरीर इनका उपयोग करेगा। अब जो विटामिन बी और सी है वो जल में घुलनशील है, और जो विटामिन बी भी है उसका भंडार भी कहाँ है, यकृत के अंदर ही है। पर ऑप्शन में बी नहीं दिया है तो आप ऐसा ना सोचे कि बी नहीं आएगा, बी भी आएगा इसमें। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, जो यकृत में भंडारित विटामिन हमारे ए, डी, ई और के, यानी डी ऑप्शन राइट रहेगा हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है हमें, 3 नंबर क्वेश्चन है, मानवों में कोशिकाओं और उनके आकार को निम्न में से कौन सा सेट सही प्रकार दर्शा रहा है। कोशिका क्या होगी, शरीर की क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, कोशिकाओं से क्या बनेंगे, अंग बनेंगे, अंग से ऊतक बनेंगे, ऊतक से क्या बनेगा, तंत्र बनेगा पूरा। कोशिका से शुरुआत हुई है हमारे शरीर की। ठीक है, अब क्या करना है कि कोशिकाओं और उनके आकार यानी इनका आकार कैसा हो उनको हमें मिलाना है। एक तरफ हमें कोशिका दे दी, ठीक है, दूसरी तरफ उनका आकार कैसा होता है उसको हमें उससे मैच करना। ठीक है, पहला दे दिया तंत्रिका तंत्र, यानी तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका आपको पता है ऐसे शाखाओं में बंटी होगी, हमारे शरीर के हर भाग में पहुंची होती है। तो सबसे लंबा भी बोल सकते हैं इसको और शाखी आकार भी बोल सकते हैं।
तंत्रिका तंत्र, और क्या क्या होता है उसका, लोम होता है और शाखी आकार होता है। ठीक है, तो ए मिल गया हमारा 5 से। अब है लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल, RBC, इनका आकार कैसा होता है वो आपको बताना है। लाल रक्त कोशिका का आकार कैसा होता है, ये चक्र के रूप में ऐसे पाई जाएगी, तो चक्री का आकार यानी 2 से मिलेगा हमारा 2। अब है WBC, श्वेत रक्त कोशिका, WBC। तो ये कैसी होती है, ये होती है, इनका आकार मतलब सेम नहीं रहता, ये चेंज करते रहते हैं अपने आकार को, तो 4 से मैच होगा। अब क्या है पेशीय कोशिका, D। पेशीय कोशिका कैसी रहेगी हमारी, लंबी रहेगी और पतला रहता है इसका, लंबा और पतला, यानी 3 से मैच होगा। स्किन आपको पता है फ्लैट होती है, समतल होती है, किससे मिलेगा, ई मिलेगा हमारा पहले से, फर्स्ट से। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया गया है, ऐसा ऑप्शन दिया गया ए को मिलाया हमने 5 से, ए 5 है, ए और बी दो ऑप्शन है। ठीक है, अब क्या है, ये ए यानी 5 से दो ऑप्शन में मिला हुआ है, ए और बी ऑप्शन में। अब देखते हैं बी को मिलाया हमने 2 से, तो बी 2 है सिर्फ सेकंड ऑप्शन में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 3 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास में, क्या है 4 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन क्या दिया, कुछ जलीय पौधे जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जलोदविद पौधे बोलते हैं, कि पत्तियों पर मोम की एक परत होती है। ठीक है, कि जलीय जो पौधे हैं उनकी जो पत्तियां हैं उसके ऊपर एक मोम की परत होती है। ठीक है, तो ये बात सही है कि जो जलीय पौधे हैं उसकी जो पत्तियां हैं उसके ऊपर मोम की परत होती है। क्यों, क्योंकि पौधा है, जलीय है तो जल के अंदर रहेगा, उसका तना लंबा होता है, उसकी जड़ें क्या होती है, नीचे पानी के जो सतह है, तली है, वहां पे होती है। तना लंबा क्यों होता है, क्योंकि वो बिल्कुल सतह पर तभी जा पाएगा अगर तना लंबा होगा। उसकी जो पत्तियां हैं उस पर मोम की परत क्यों होती है, ताकि वो पानी में रह रहा है पौधा, तो पानी में वो पौधा गले ना, और जो पत्तियां हैं वो सड़े ना, इस बात के लिए उसकी जो पत्तियां हैं उसके ऊपर क्या होती है, मोम की परत होती है। कारण क्या दे दिया हमें इसका, मोम की परत पौधों को जल के ऊपर तैरते रहने में क्या करती है, मददगार होती है। नहीं, पत्तियों का जो आकार होगा वो उनको जल पर तैरने के लिए मदद करेगा, न कि जो पत्तियों पर मोम की परत होती है वो। पत्तियों का आकार ऐसे चपटा देखा होगा आपने, कि लंबा होता है, चौड़ा होता है पत्तियों का आकार, जो जलीय पौधे होते हैं। क्यों, क्योंकि वो हेल्प करेंगे उसको जल के ऊपर तैरने में। तना इनका लंबा होता है, पत्तियों पर मोम की परत होती है। तो ये जलोदविद पौधे की विशेषता भी आप याद कर सकते हैं इस क्वेश्चन से। तो परीक्षा में इस ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक जलोदविद पौधा है, तो उस नीचे उसकी जो क्वालिटी है, 3 हो सकता है उसकी क्वालिटी हो, एक नहीं हो, तो आपको उस क्वेश्चन पे वैसे देखा जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हमें बताना है कि कथन और कारण का कोई संबंध है या नहीं है। तो कथन तो ठीक है, मोम की परत होती है, पर कारण उसका गलत दे दिया। तो ए और आर क्या है, आर ए तो हमारा सही है, पर क्या है, आर हमारा गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न लक्षणों के आधार पर मानव के शरीर के भाग की पहचान करनी है। कुछ लक्षण दिए गए, आपको पता है हमारा जो शरीर है उसमें किसी ना किसी प्रकार के कोई लक्षण दिखाई देंगे हमें। जैसे हम बीमार होते हैं तो कोई लक्षण है, तभी तो हमें पता चला कि हम बीमार हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर के भी कुछ लक्षण होते हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि हमारे शरीर का कौन सा भाग है। तो पहला क्या दिया है लक्षण हमें, अत्यधिक कठोर। कठोर आपको पता है हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, कठोर हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां बोलते हैं, अस्थियां बोलते हैं, बोन बोलते हैं, वो होती है। ठीक है, मांसपेशियां क्या होगी, मांसपेशियां इनको गति प्रदान करती है अस्थियों को, कि मांस हड्डियां होगी उसके ऊपर मांसपेशियों की परत होगी, तभी तो ये हड्डियां मूवमेंट, वरना तो ये पूरा एक ढांचा बन जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे हम, कंकाल बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं हड्डियों के ढांचे को। ठीक है,
और क्या है, बी का क्या दिया हुआ है इसमें, सिवाय जोड़ के कहीं नहीं मुड़ती। तो सही बात है, हड्डियां यानी जो अस्थियां हैं, जहाँ जॉइंट है, जहाँ ये जुड़ी हुई है वहीं से मुड़ती है, बाकी कहीं से नहीं मुड़ सकते क्योंकि ये स्ट्रोंग है। ठीक है, तो कहाँ से मुड़ेगी, जैसे हमारी कोहनी की जो ये होती है, बोन्स होती है, वो जॉइंट से मुड़ती है, और एक ही दिशा में क्या करती है, ये मुड़ सकती है, दूसरी दिशा में नहीं करेगी। ऐसे ही हमारे जो नी की है वो भी एक ही दिशा में, गर्दन का क्या कर सकते हैं हम, आगे पीछे और दाएं बाएं कर सकते हैं। यानी जो अस्थियां हैं वो क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, वो जिस जॉइंट से जुड़ी हुई है उसमें कैसी मूवमेंट हो रही है उसी आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। तो इसमें हमें बताना है कि जो अत्यधिक कठोर है और जोड़ के अलावा वो और कहीं नहीं मुड़ती है, तो वो क्या होती है, हमारी अस्थियां होती है। ठीक है, कंकाल इन अस्थियों से बनेगा। उपास्थि क्या होगी, इनको जो अस्थियां हैं उनके जैसी ही होती है, पर इनको क्या कर सकते हैं, हम मोड़ सकते हैं, इनका छोटा रूप बोल सकते हैं। जैसे हमारे कान का जो ऊपर वाला जो परत जैसी होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, वो उपास्थि कहलाता है। ठीक है, इसमें आएगा 5 में बी ऑप्शन राइट होगा, वो अस्थियां कहलाती है जो अत्यधिक कठोर है और जहां जुड़ी हुई है, जहां जॉइंट है वहीं से वो मोड़ेगी। और जॉइंट जैसे हिंज जॉइंट हो गया, हमारा जो जबड़े का जॉइंट होता है वो स्थिर जॉइंट होता है, फिक्स जॉइंट बोलते हैं, क्योंकि वो नहीं हिलता है, वहीं पे रहता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट रहेगा 5 नंबर क्वेश्चन में। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, सिंचाई की किन व्यवस्थाओं में जल की हानि न्यूनतम होगी। यानी खेतों में जो सिंचाई की जाती है फसल को अच्छा पक्के तैयार होने के लिए जो जल की आवश्यकता होती है, तो वर्षा ना हो तो सिंचाई यानी पानी के सिंचाई द्वारा पानी पौधे को दिया जाता है। ठीक है, तो हमें बताना है जल की हानि, पौधों को जितना जल हो उतना मिल जाए और जल की जो हानि है वो ना हो, किस व्यवस्था में। पहला है स्प्रिंकलर व्यवस्था, दूसरी है ड्रिप या टपकन व्यवस्था, तीसरी है ढेकली व्यवस्था और चार है रहट व्यवस्था। तो इसमें जो ढेकली और जो रहट व्यवस्था है वो हमारी पारंपरिक तकनीकें थी सिंचाई की, जो पुराने जमाने में यूज की जाती, जो वर्षा का जल है उसको स्टोर किया जाता था और फिर उसको सिंचाई के रूप में प्रयोग किया जाता, तो उसको ढेकली या रेट व्यवस्था बोलते थे। अब जो स्प्रिंकल और टपकन व्यवस्था है, तो आपको नाम से ही लग रहा है जो टपकन व्यवस्था है वो टपकेगी, ड्रिप होगी, यानी जहाँ पौधे को जरूरत जल की कहाँ होती है, जड़ों द्वारा ही शोषित किया जाता है जल, तो जड़ों के अंदर सीधा जल यानी टपकन विधि द्वारा क्या होगा, जड़ों को जल पहुंचा दिया जाएगा और यहाँ वहां जल नहीं गिरेगा, तो जल की हानि न्यूनतम होगी। एक जो फुहारा व्यवस्था होती है उसमें भी वो कहाँ यूज किया जाएगा, जहाँ जल की कमी है, जैसे रेगिस्तान वगैरह में वहां यूज किया जाएगा, तो पौधे के ऊपर जल का छिड़काव कर दिया जाता है। ठीक है, टपकन व्यवस्था भी जहाँ जल की कमी है वहीं पे यूज होगी, जल की कमी है तो जल को हमें कम से कम उपयोग करना है और इतना करना है ताकि फसल हमारी पक के अच्छे से तैयार हो जाए। तो बी ऑप्शन राइट रहेगा 6 में, ड्रिप या टपकन व्यवस्था जल की हानि न्यूनतम करती है, सिंचाई भी हो जाएगी और जल की हानि भी नहीं होगी। अब है 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, दीपा ने एक स्टील का चम्मच लिया और चम्मच के बाहरी भाग को अपने चेहरे के नजदीक लाकर अपने प्रतिबिंब का चम्मच में अवलोकन किया। यानी दीपा कोई लड़की है, जैसे घर की चम्मच है, उसने उस चम्मच में अपना चेहरा देखा है, यानी अपना प्रतिबिंब कैसा बना वो उसने अवलोकन किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके द्वारा अवलोकित प्रतिबिंब की सही व्याख्या, यानी उसने कैसा प्रतिबिंब देखा वो हमें बताना है। पहला, चम्मच का बाहरी भाग अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा, चम्मच का बाहरी भाग उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा है, चम्मच का बाहरी भाग अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो उत्तल और जो अवतल दर्पण रहते हैं हमारे, उत्तल और जो अवतल दर्पण है, उत्तल क्या करता है, किरणों को फैलाएगा यानी बड़ा बनाकर दिखाए। ठीक है, और जो अवतल है वो छोटा करेगा, अवतल छोटा करेगा। तो इसमें हमें क्या करना है, दर्पण का बात किया है, लेंस और दर्पण में भी आपको पता है डिफरेंस होता है। उत्तल जो दर्पण है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है और अवतल जो लेंस है वो उत्तल
दर्पण की भांति कार्य करता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिए। समतल दर्पण की क्या विशेषता रहती है? उसका जो बिंब रखा है और जो प्रतिबिंब बनेगा वो समान दूरी पर बनेंगे। वस्तु का मतलब उल्टा बनेगा, पार्श्व बोल सकते हैं जिसको, और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। ठीक है। और क्या है इसमें? तीसरा, चम्मच का बाहरी भाग अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चार है, चम्मच का बाहरी भाग अवतल उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो चम्मच में हम देखते हैं तो प्रतिबिंब आपको पता है हमारा शरीर ऐसा फूला फूला मोटा सा दिखाई देता है, बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है और किसकी भांति कार्य कर रहा है? वो उत्तल दर्पण की तरह कार्य कर रहा है। डी ऑप्शन राइट रहेगा सेट। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? नीचे दी गई सारणी में कुछ धातुओं और मिश्र धातुओं के गलनांकों की सूची दी गई है। गलनांक यानी जिस बिंदु पर, जिस टेम्परेचर पर वो धातु या मिश्र धातु गलना प्रारंभ हो जाती है वो उसका गलनांक बिंदु कहलाता है। ठीक है। इस सारणी के आधार पर इस सूची में कौन सी सामग्री निम्न विद्युत उपकरणों के निर्माण में सर्वथा उपयुक्त, यानी जो हमें नीचे सारणी दी गई उसमें कुछ धातु और मिश्र धातुएं दी गई, उनके गलनांक बिंदु भी दिए गए। अब इन धातुओं से हमें क्या करना है? विद्युत उपकरण बनाना है। तो कौन सी धातु विद्युत उपकरण बनाने के लिए उपयुक्त होगी वो आपको बताना है। ठीक है। तो पहली कौन सी धातु दी है हमें? पहली दी है धातु हमें कॉपर। इसका जो मेल्टिंग गलनांक बिंदु कितना दिया है हमें? 1084 डिग्री सेल्सियस दे दिया। अब है पीतल। दूसरी कौन सी धातु दी है? पीतल ब्रास। उसका जो गलनांक बिंदु है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो 930 डिग्री सेल्सियस। शीशे का 328 डिग्री सेल्सियस। निक्रोम का 1150 डिग्री सेल्सियस। लेड और टिन का कितना दिया है? 200 डिग्री सेल्सियस। एल्यूमिनियम का 660। और जो बेरिलियम व कॉपर है उसका 865 से लेकर 955 तक रहे। ठीक है। अब इन धातुओं के जो गलनांक बिंदु दिए इनके आधार पर हमें देखना है कि इनसे जो विद्युत उपकरण बनाए जाएंगे वो कौन सी धातु के बनाए जाने चाहिए। पहला दिया है हमें कमरे का हीटर। दूसरा दिया हुआ है कमरे का हीटर है वो किसके बनाया जाना चाहिए? कॉपर का। फ्यूज है वो किसका बनाया जाना चाहिए? एल्यूमिनियम। तो जो धातुएं दी है सबसे ज्यादा गलनांक यानी सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसको चाहिए? निक्रोम को चाहिए। किसको चाहिए? निक्रोम को चाहिए। ठीक है। तो जो कमरे का हीटर है अगर वो निक्रोम का बना जाएगा तो उसको गर्म यानी उसको टेम्परेचर ज्यादा चाहिएगा गलने के लिए। तो हम क्या करते हैं? हीटर को चला के रखते हैं तभी तो वो जो रूम है हमारा वो गर्म होगा, क्योंकि उष्मा फैलेगी और उससे जो हमारा रूम है वो गर्म हो जाएगा। तो इसका जो तापमान है, गलनांक जो बिंदु है वो उच्च है, यानी ज्यादा तापमान पर ये गलेगा। तो हीटर है इसी से बनाना चाहिए ताकि वो गले ना। अब दूसरा है फ्यूज तार हमें किसका बनाना चाहिए? तो फ्यूज क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जो धारा आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसकी मात्रा क्या हो जाती है? कम या ज्यादा होने पर फ्यूज उड़ जाता है ताकि किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो। यानी क्या होना चाहिए? वो जल्दी गलने वाला होना चाहिए। फ्यूज क्या होना चाहिए? जल्दी गलने वाला होना चाहिए। तो किसका बनाना चाहिए? हमें शीशे और टीन का बनाना चाहिए। जो फ्यूज है वो किसका बनाना चाहिए? शीशे और टीन का, ताकि वो जल्दी गल जाए। जैसे ही उसको लगे कि धारा की मात्रा कम या ज्यादा हो गई है तो वो गल जाएगा, तो किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। अगर उसका टेम्परेचर हम ज्यादा तार ऐसा ले लेंगे, ऐसी धातु ले लेंगे जिस ज्यादा टेम्परेचर पर वो गलती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी अगर ऐसा है कि कम ज्यादा हुई तो वो गलेगा नहीं तो वो उड़ेगा नहीं। तो हमें क्या हो सकता है कि हमारे घरों में जो क्षति हो सकती है, किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। तो क्या करना है? जो कमरे का हीटर है वो निक्रोम का यानी सबसे ज्यादा जिसका गलनांक है इसमें दिया गया है उच्च तापमान वाला लेना चाहिए। और फ्यूज है वो निम्न तापमान यानी निम्न तापमान पर वो गल जाए, उसका गलनांक बिंदु निम्न हो ऐसा लेना चाहिए। तो बी ऑप्शन राइट रहेगा जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है। अब है 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है?
क्या है 9 नंबर क्वेश्चन? दो वस्तुएं ए और बी जल में डुबोई गई और उनके भार को स्प्रिंग तुला द्वारा मापा गया। निम्न सारणी प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है, यानी क्या आंकड़े हमें प्राप्त हुए वो सारणी बना दी गई है। पहली वस्तु ए है, दूसरी वस्तु बी है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर, वायु में वस्तु का भार, यानी पहले वस्तु का जो भार था वो ए के हमें नहीं पता है कितना था। अब है जल में वस्तु का भार, कितना दिया हुआ है 50 ग्राम पर, ठीक है। दूसरा क्या, तीसरे नंबर पे क्या दे दिया, विस्थापित जल का भार, वो नहीं पता कि कितना उसने विस्थापित किया वस्तु ए के लिए, पर हमें क्या पता है वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल 10 है, ठीक है। अब आपको क्या है कि बी में क्या दे दिया, एयर में कितना है 80, पर जल में उसका कितना है वो हमें निकालना है। जल जो विस्थापित करेगा वो भार वो कितना है 5, और क्या है उत्प्लावन बल हमें इसमें निकालना है। तो क्या है, दरों में कोई वस्तु या तो तैरती है पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, ठीक है, या डूब जाती है। कौन सी वस्तु तैरती है, यानी उस वस्तु ने जितना द्रव यानी विस्थापित किया है, कितना वेट उसने, कितने द्रव का भार यानी जो द्रव है कितना विस्थापित किए वो वेट, और जो उत्प्लावन बल है वो दोनों क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। अब आपको क्या देखना है कि इसमें क्या है, विस्थापित जल का भार आपको नहीं पता है वस्तु ए के लिए, पर उत्प्लावन बल आपको पता है। उत्प्लावन बल और जो ये रहता है विस्थापित दरों का जो भार वो बराबर रहता है। तो क्या है 10 है उत्प्लावन बल वस्तु ए के लिए, तो y की जगह भी क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। अब आपको इसमें क्या दिया है, जल में वस्तु का भार दिया हुआ, जल में हम जाते हैं तो आपको पता है थोड़ा हल्का सा महसूस करते हैं, यानी कुछ ना कुछ वेट इसमें कम हुआ होगा, और वो कितना जितना उसने विस्थापित किया है। तो अगर x में क्या करेंगे हम 55 प्लस 10 कर देंगे तो हमारा ओरिजिनल जो एयर में जो वेट था वो आ जाए, ठीक है। तो कितना आ जाए 65 आ जाएगा, x की जगह y की जगह 10 आ जाएगा। अब बी में आपको पता है एयर में दे दिया 80। अब क्यों हमें नहीं पता, यानी वस्तु का भार जल में हमें नहीं पता है, पर विस्थापित जल का भार हमें दे दिया, तो विस्थापित जल यानी जितना भार जितना जल उसने विस्थापित किया उतना ही उस पे उत्प्लावन बल लगेगा, तो जेड की जगह तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब कितना किया है वो इसमें से अगर माइनस कर देंगे टोटल उसका जो एयर में था वो उसका जल में आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा क्यू की जगह। तो पता चल गया आपको x की जगह 65, y की जगह 10, q की जगह 75 और z की जगह 5 आ गया हमारा, ठीक है। अब क्या है, निम्न में से कौन से मान सहित सारणी को पूरा करेंगे, यानी सारणी को x और y जो मान दिए गए उसमें क्या कहेंगे वो आपको बताना। तो x की जगह क्या निकाला हमने 65 निकाला, तो ये दिया हुआ है दो ऑप्शन में। अब y की जगह क्या निकाला है हमने 10 निकाला, ये सिर्फ सी ऑप्शन में। क्यू की जगह क्या निकाला 75, जेड की जगह 5, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 9 नंबर क्वेश्चन में कौन सा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या गया, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़े और सही विकल्प से रिक्त स्थान भरे, ठीक है। प्रत्येक वस्तु पृथ्वी से एक बल द्वारा आकर्षित होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, ठीक है, जिसे जी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वस्तु का जो भार रहता है डब्लू वो क्या होता है, इसके द्रव्यमान और जो गुरुत्वाकर्षण जो जी त्वरण जो रहता है उन दोनों के योग के क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। वस्तु का जो भार है वो उसके द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण जी का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, जो वस्तु के ए और गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करता है। अब आपको एक ही जगह बताना है, विकसन मतलब एक ही जगह। दूसरा क्या है, वस्तु का बी उस बल के बराबर है जिसमें वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। तो बी क्या आ जाएगा, अभी बताया मैंने, बराबर क्या है, द्रव्यमान और जो गुरुत्वीय त्वरण है इनका मल्टीप्लाई भार के बराबर है। बी की जगह आपको पता है बाहर आए, बी की जगह क्या आएगा, बाहर आएगा, जिसमें वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। तथापि चंद्रमा की सतह पर सी बदलता है, चंद्रमा की सतह पर सी बदलता है, सी मतलब यानी बाहर बदलता है। क्यों बदलता है, क्योंकि वहां का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, 1/6 हो जाता है पृथ्वी के गुरुत्व, इसलिए क्या हो वस्तु का बाहर बदल जाता है, हल्का हो जाता है। जबकि डी एक समान रहता है, क्या समान रहेगा, द्रव्यमान समान, द्रव्यमान में चेंजेस नहीं होगा, द्रव्यमान में चेंज नहीं होगा, किसमें होगा, भार में चेंज होगा। तो अब आप बोलोगे कि भार और द्रव्यमान में क्या डिफरेंस है,
भार एक अदिश राशि है, द्रव्यमान एक सदिश राशि है। ठीक है, भार किसका मल्टीप्लाई है? द्रव्यमान और गुरुत्वीयता, जो बल वो महसूस कर रही है उनका मल्टीप्लाई है भार, और द्रव्यमान हमारा अलग है। ठीक है, अब क्या है, भार बदलता है पर द्रव्यमान बदलता नहीं है, तो बी की जगह भार, सी की जगह भार, डी की जगह क्या आ गया, द्रव्यमान आ गया। पहले में क्या आएगा, ए में जो वस्तु द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करता है, तो सही बात है, गुरुत्वाकर्षण पर और द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, तो ए की जगह क्या आएगा हमारा, द्रव्यमान आएगा। ठीक है, ए की जगह द्रव्यमान, बी की जगह भार, सी की जगह भार और डी की जगह भी द्रव्यमान, तो ये रिक्त स्थान हमने भर दिए, तो देखिए ए की जगह भार नहीं, ए की जगह भार नहीं, ए की जगह द्रव्यमान, बी की जगह भार, सी की जगह भार और डी की जगह द्रव्यमान, तो सी ऑप्शन राइट रहेगा 10 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया, 11 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में, निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। कथन क्या दे दिया, एक ढोल निम्न तारतों की ध्वनि उत्पन्न करता है जबकि एक पियानो उच्च तारतों की ध्वनि उत्पन्न करता है। कारण क्या दे दिया, एक कंपन करती हुई वस्तु की कंपन का आयाम ध्वनि की प्रबलता निर्धारित करता है, ये आपको कारण दे दिया। अब आपको देखना है क्या दोनों सही है या दोनों ही गलत है, या एक सही और एक गलत है, वो आपको इस क्वेश्चन में। कथन क्या दिया है, एक ढोल निम्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, तो ये बात सही है। तारत्व क्या होगा कि वो ध्वनि हमें कितनी तीक्ष्ण, कितनी तीखी सुनाई दे रही है, वो आपको बताना है। तो ढोल की आवाज आपको पता है थोड़ी भारी मोटी जैसी होती है, परबल बोल सकते हैं इसको, तीक्ष्ण नहीं बोलेंगे। जबकि एक पियानो, उसकी आवाज तीक्ष्ण रहती है, पतली होती है। ठीक है, उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, तो ये जो तारत्व है ये हमारा किस पे निर्भर करता है, ध्वनि की आवर्ती पे निर्भर करेगा। तारतम्य किस पे निर्भर करता है, ध्वनि की आवर्ती पर निर्भर करता है। ठीक है, और जो प्रबलता है ध्वनि की वो उसके आयाम पर निर्भर करेगी, जितना ज्यादा आयाम उतनी ज्यादा प्रबल ध्वनि, उतनी तेज सुनाई, जहां तक कि वो बहुत ज्यादा प्रबल ध्वनि है, क्यों, क्योंकि उसका आयाम उच्च था। ठीक है, एक कंपन करती हुई वस्तु की कंपन का आयाम ध्वनि की प्रबलता निर्धारित करता है। तो प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, उस कंपन वाली जो ध्वनि है उसके आयाम से, और उसकी जो तारतम्य है वो उसकी आवर्ती द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो कथन भी ठीक है और कारण भी ठीक है। ठीक है, कथन भी ठीक है और कारण भी इसका ठीक है, पर इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है ये। ठीक है तो दोनों सही, पर कथन की कारण व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन राइट रहेगा 11 में। ठीक है, अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी परिघटना गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर समझाई नहीं जा सकती, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि समझाई जा सकती या नहीं जा सकती, क्या पूछा हमें। तो गुरुत्वाकर्षण अभी हमने बात की थी जी, गुरुत्वाकर्षण जो बल हम अनुभव करते हैं, और वो किसके बराबर, तो जो हमारा भार है वो एम जी का योग होता है, यानी एम द्रव्यमान वस्तु का, जी गुरुत्वीय आकर्षण या त्वरण, उनका मल्टीप्लाई होता है वस्तु का भार, जितना बल वस्तु महसूस करती है। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या समझाया जा सकता है और क्या नहीं समझाया जा सकता। इसमें क्या, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो अन्य ग्रह हैं, वो गति करते हैं, ये बात आपको पता है। तो ये किससे, गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है तभी तो उसी पथ में करते हैं, दूसरे पथ में नहीं करते, तो ये समझाई जा सकती है। ज्वार भाटा का ना, जो समुद्रों में लहरों का ऊपर नीचे होना, वो भी गुरुत्वाकर्षण त्वरण द्वारा। किसी वस्तु का भार अभी हमने देखा mg, ये भी गुरुत्वाकर्षण द्वारा है। ग्रहण का होना, तो ग्रहण में कहीं गुरुत्वाकर्षण का जिक्र नहीं है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक स्थिति में, एक लाइन में आ जाते हैं तब ग्रहण होता है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये नहीं समझाया जा सकता गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा, डी ऑप्शन राइट रहेगा 12 में। ठीक है, अब 13 नंबर क्वेश्चन है, चार विभिन्न प्रकार की स्टैम्प पर चार गेंदों को एक समान बल से फेंका गया है, किस प्रकार की सतह पर गेंद अधिकतम दूरी करेगी, यानी कौन सी सतह पर जो गेंद है वो सबसे ज्यादा दूरी तय करेगी। पहली है स्केटिंग रिंग, दूसरा है समुद्र, तीसरा है सीमेंट की सड़क, चार है लकड़ी की टायल। तो लकड़ी पे जो घर्षण होगा और गेंद उसको रखेंगे,
तो क्या होगा, वो गेंद ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी क्योंकि इनके सतह के बीच में घर्षण ज्यादा है। ऐसा ही सीमेंट होगा और ऐसा ही समुद्री जो बीच है वहां पे भी ऐसा, समुद्री जो किनारे हैं वहां पे भी ऐसा ही रहेगा। पर जो स्केटिंग रिंग है वहां पे घर्षण कम रहेगा तो गेंद है अधिकतम दूरी तय करेगी। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा 13 में, क्योंकि जो गेंद की गति है वो घर्षण पर निर्भर करेगी कि इस सतह के बीच में कितना घर्षण है, कि इस सतह में और इनकी दोनों सतह के बीच में कितना घर्षण, जो घर्षण जितना कम होगा उतनी ही ज्यादा वो दूर तक जाएगी। तो स्केटिंग रिंग में क्या होगा, घर्षण सबसे कम होगा, वह उसी में ये सबसे आगे जाएगी। तो पहला ऑप्शन राइट रहेगा 13 में, ठीक है। अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, एक लोहे का ब्लेड नीले विलियन में डाला गया है। आधे घंटे के पश्चात विलियन का रंग हरा हो गया और भूरे रंग का निक्षेप ब्लेड पर देखा गया। इस सूचना के आधार पर आप निम्न में से क्या निष्कर्ष निकालेंगे। तो क्या किया गया है इसमें, देखिए यहाँ पे लोहे के ब्लेड को नीले विलियन में डाला गया, तो नीला विलियन CuSO4 का कॉपर सल्फेट का रह गया हमारा। और क्या की गई, लोहे की ब्लेड ली गई है, Fe को लिया गया, ठीक है। Fe को लिया गया तो क्या रिएक्शन होगी, Fe है वो Cu की जगह ले लेगा, क्योंकि Fe की आयरन की जो क्रियाशीलता है वो Cu से ज्यादा रहती है, तो इसकी जगह ले लेगा। और क्या बनाया जाएगा, Cu को निष्कासित कर देगा, यहाँ से हटा देगा, ठीक है। तो ये भूरे रंग का बनेगा, Cu बनेगा, जिसको उसके ऊपर निक्षेप हुआ है ना ब्लेड के ऊपर, और ये क्या है, हरे रंग का बन जाएगा, ठीक है। ये कैसा है, ये नीला है। नीले विलियन में तो डाला गया किसकी, लोहे की ब्लेड। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता ज्यादा थी, इससे इसलिए इसको इसने विस्थापित कर दिया। ये फेरस सल्फेट बन गया, ये कॉपर सल्फेट था, ये हरा हो गया, ये नीला हो गया, यही आपको बताना था। तो इसमें आपको क्या निष्कर्ष निकालेंगे, हरे रंग का विलियन कॉपर सल्फेट है, नहीं फेरस सल्फेट है। नीले रंग का विलियन आयरन सल्फेट है, नहीं ये कौन सा है, हरे रंग का। ब्लेड पर भूरे रंग का निक्षेप कॉपर है, ये बात क्या है हमारी, ठीक है, कि जो भूरे रंग का जो निक्षेप है इसको हमने क्या कहा है, कॉपर का है। तो सी ऑप्शन राइट रहेगा हमारा, जो 14 नंबर क्वेश्चन दिया है उसमें, ठीक है। अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, नेफ्थलीन के गोले जिनका उपयोग पतंगे और अन्य कीड़ों को भगाने के लिए किया जाता है, इससे प्राप्त होता है। यानी जो नेफ्थलीन है वो किससे प्राप्त किया, किसका उत्पाद है वो आपको बताना है। तो ये रहता है हमारे कोलतार का उत्पाद रहता है, जिसका उपयोग क्या किया जाता है, कीड़ों और पतंगों को भगाने के लिए किया। इसको कैसे प्राप्त करते हैं, एक तो आसवन विधि द्वारा प्राप्त किए यानी गर्म करके, और दूसरा कैसे, क्रिस्टल तोड़कर क्या किया जाता है, इसको प्राप्त किया जा सकता है क्रिस्टलीकरण द्वारा, जो नेफ्थलीन है हमारा, ठीक है। कोलतार के और भी बहुत सारे उत्पाद होते हैं जिनका उपयोग हम करते हैं, ठीक है। जैसे घरों में बहुत सारे सामान हैं जो कोलतार के बने होते हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। उद्योगों में भी जो संश्लेषित रंग बनाए जाते हैं उसमें भी कोलतार का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा हमारा 15 में। आज की वीडियो में हम जो 23 दिसंबर 2021 का पेपर है उसके 15 क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करेंगे। जो 15 हमारे बच गए हैं साइंस के क्वेश्चन वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।